दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जे प्रिपरेशन में। आज हम आपको जुलाई के महत्वपूर्ण पीडी के करंट अफेयर्स आपको बताने जा रहे हैं। और मैंने एक भी न्यूज़ को छोड़ा नहीं है, लगभग सारे न्यूज़ को मैंने कवर अप किया है। इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं होगी और पूरे मंथ का करंट अफेयर्स भी हम लोग आसानी से कवर अप कर लेंगे। आइए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु सीटों का पुनर्परिसीमन, सीटों की संख्या में 7 की वृद्धि। पुनर्परिसीमन, देखिए, इससे पहले जम्मू कश्मीर की सीटों का परिसीमन 1995 में किया था। 1995 के बाद अब किया जा रहा है और 1995 में 1981 की जनगणना के आधार पर 83 सीटें आवंटित किया गया था, जिसमें एससी के लिए 7 सीटें, एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई थी। और अब 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है, इसमें 90 सीटें हो गई हैं, मतलब कि टोटल बढ़ोतरी 7 सीटों की हुई है। इसमें एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 9 जैसा कि पहले था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि पीओके के 24 सीट इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। और ये जो पुनर्परिसीमन हुआ है, ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रसाद देसाई जी ने किया है। ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई हैं, जो परिसीमन आयोग की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। अब दो और इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुशील चंद्रा हैं। जम्मू कश्मीर के निर्वाचन आयुक्त के शर्मा हैं। बढ़ते हैं दूसरे खबर पे। त्रिपुरा पर भाजपा सरकार में नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है। देखिए, यहाँ के जो सीएम थे उनकी जगह पे अब दूसरे सीएम बना दिए गए हैं। पहले यहाँ पे विप्लव कुमार देव थे, अब यहाँ पे डॉक्टर मणिक साहा बन गए हैं। और राज्यपाल वहाँ के त्रिपुरा के SN आर्या हैं। भाजपा शासित 3 ऐसे राज्यों में पहले भी चेंज हो चुके हैं और चौथा ये राज्य है, मतलब 4 राज्यों में वहाँ का जो नेतृत्व है उसमें परिवर्तन किया गया है। वो 4 राज्य हैं। सबसे पहला उत्तराखंड, जहाँ पे पहले तीरथ सिंह थे, बदल के पुष्कर धामी आ गए थे। कर्नाटका, जहाँ पे VS येदियुरप्पा थे, यहाँ पे BR बोम्मई आ गए थे। गुजरात, जहाँ पे विजय रूपाणी थे, भूपेंद्र सिंह पटेल को ला दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट खबर देखते हैं। इसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसको हम लोग AIFF के शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, का कामकाज अब 3 सदस्य की प्रशासक समिति संभालेगी। 3 सदस्य की प्रशासक समिति संभालेगी और ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कहा गया है। प्रशासक समिति का गठन जो है वो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति SA दबे की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ है, उसके तहत किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 2 अन्य सदस्यों की अगर हम लोग बात करें तो SY कुरैशी हैं और भास्कर गांगुली हैं। SY कुरैशी पूर्व चुनाव आयुक्त है। भास्कर गांगुली जो है वो भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। उसके बाद है सूरत व उदयगिरी का जलावतरण। सूरत जो है वो स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। स्वदेश निर्मित युद्धपोत है सूरत और उदयगिरी। यहाँ MDL मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा इनको निर्मित किया गया था। इनका जलावतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया 17 मई 2022 को। सूरत जो है वो निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, जबकि उदयगिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। उसके बाद DND मतलब डायरेक्टरेट ऑफ नवल डिज़ाइन द्वारा देश में ही इनको डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद है सुखोई 30 MKI से विस्तारित क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण। पहले भी जल, थल और वायु में ये परीक्षण हो चुका है, लेकिन विस्तारित रेंज के ब्रह्मोस का यह पहला परीक्षण है, जो कि 22 मई 2022 को हुआ है। बंगाल की खाड़ी में स्थित लक्ष्य पर इस मिसाइल ने सटीकता से निशाना बनाया और पहले इसकी स्पीड 2.8 मैक थी, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाई गई है। साथ ही साथ 350 किलोमीटर से अधिक रेंज कर दिया गया है।
और पहले 290 किलोमीटर इसकी रेंज थी। अब आगे देखते हैं। एंटी शिप मिसाइल। एंटी शिप मिसाइल का भी सफल परीक्षण हुआ है, नौसेना हेलीकॉप्टर से हुआ है। नौसेना हेलीकॉप्टर का नाम सी किंग 42B था। सफल परीक्षण में डीआरडीओ और नौसेना का सहयोग काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण स्थल से किया गया। यह समुद्र की ऊपरी सतह से थोड़ा ऊपर उठकर समुद्र के ऊपरी सतह से थोड़ा सा ऊपर उठकर काफ़ी तेज़ी से चलेगी और लक्ष्य को भेद देगी। रडार की पकड़ में भी यह नहीं आएगी। उसके बाद अमृत सरोवर योजना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश अमृत सरोवर तैयार करने को सरकार ने आह्वान किया है। लक्ष्य है 15 अगस्त 2023, मतलब कि जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तक से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस योजना का नोडल मंत्रालय बनाया गया है। और साथ ही साथ तकनीकी पार्टनर की बात करें तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स को बनाया गया है। निर्माण में मनरेगा की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद है सड़क यातायात मंत्रालय की रिपोर्ट, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट एक आई है। इसमें 2020 में सर्वाधिक मौतें जो सड़क दुर्घटना से हुई है वो यूपी में हुई है। कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से जानलेवा सड़क दुर्घटना 1,20,806 हुई है। 2009 में 19 से कंपैरिजन किया जाए तो 12.23% की कमी आई है इसमें। बस ये इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट ज़्यादा कोई नहीं। एक ये चीज़ है, मरने वालों की संख्या 1,31,714 है, जो कि 2019 से 12.6% कम हुई है और 68% ग्रामीण क्षेत्रों में और 32% शहरी क्षेत्रों में मौत का आंकड़ा है। उसके बाद सड़क दुर्घटना मौतों में कमी, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मौतों में कमी हुई है, फिर गुजरात में, फिर यूपी में पिछले माह की तुलना में। यहाँ पे देव सहाय पिल्लई के बारे में बताया गया है। ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नटलम गांव में 23 अप्रैल 1720 को हिंदू नायर परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका नाम नीलकांता पिल्लई था। त्रावणकोर के राजा मार्कंड वर्मा के दरबार में ये अपनी सेवाएं देते थे और ईसाई धर्म अपनाने के पश्चात अपना नाम इन्होंने लेजारस रख दिया। लेजारस को ही हिंदी में देव सहायम कहा जाता है। इन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था, इसीलिए 15 मई 2022 को कैथोलिक समुदाय के पोप फ्रांसिस ने, जो कि वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने इन्हें संत की उपाधि दी। वो भी संत की उपाधि मृत्यु के 270 वर्ष के पश्चात दी है। उसके बाद राजद्रोह कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की अंतिम रोक, सेडिशन लॉ, जिसको राजद्रोह कानून को इंग्लिश में कहते हैं। 162 वर्ष पुराने कानून पर अब रोक हेतु सरकार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो थे, 3 न्यायाधीश थे, जिसमें न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, इन तीनों की पीठ में ये फैसला लिया गया है। जब तक सरकार पुनर्विचार इस कानून पर नहीं कर लेती, तब तक एक आईपीसी की धारा 124A, जो कि राजद्रोह से संबंधित है, वो व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय रहेगा। पहले से ही बंदी बनाए जा चुके हैं, इस केस के तहत उनको वो जमानत के हकदार नहीं होंगे। उसके बाद फिर आता है 34 वर्ष की सेवा के पश्चात आईएनएस गोमती नौसेना से हटाया गया। आईएनएस गोमती को कप्तान सुदीप मलिक की कमान से इसे मुक्त किया गया। नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत निदेशक का जलावतरण। ग्रीस मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्लस L&T शिप बिल्डर्स, जो कि निजी क्षेत्र की कंपनी है,
इन लोगों ने इसका जलावतरण किया है, इन दोनों के सहयोग से हुआ है जलावतरण। 26 मई 2022 को चेन्नई के कोट्टुपल्ली में इसका जलावतरण किया गया। पूर्वी कमांडर के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत सिंह की पत्नी ने इसका जलावतरण किया। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो फ्रांस की एक निकाय है। इसमें पहला स्थान जो है वो नॉर्वे को मिला है। ये जो रिपोर्ट है वो प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करता है। पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क, तीसरा स्वीडन। भारत को 150वां स्थान मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले साल भारत को 142वां स्थान मिला है। इस हिसाब से 8 स्थानों की भारत ने गिरावट दर्ज की है। अगर नॉर्थ कोरिया की बात करें तो उसको सबसे अंतिम स्थान मिला है। अंतिम से दूसरा स्थान इरिट्रिया को मिला है। उसके बाद क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ? टोक्यो में। अब क्वाड जो है उसका फुल फॉर्म होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 देश हैं, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में मोदी हैं, यूएसए में बाइडेन हैं, जापान में फूमियो किशिदा हैं, ऑस्ट्रेलिया में अल्बनीज़ हैं। ये सब पीएम हैं और ये केवल बाइडेन यहाँ पे प्रेसिडेंट है, बाकी सब पीएम हैं। मुद्दा इसमें जो जिस मुद्दों पर चर्चा हुई है वो कुछ मुद्दे इम्पोर्टेंट ये वाले हैं। साझा बयान में कहा गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून का ही पालन करेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की निगरानी हेतु IPMDA मतलब इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस की घोषणा किया गया है संयुक्त रूप से। आगामी वार्ता जो होगी वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी। अब यहाँ पे जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया में लिबरल नेशनल गठबंधन के 1 दशक के शासन का अंत हो गया। अब लेबर पार्टी के एंथनी अल्बनीज वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एंथनी अल्बनीज, जो कि लेबर पार्टी के हैं। पहले वहाँ पे स्कॉट मॉरिसन थे, जो कि लिबरल पार्टी से संबंध रखते थे। उसके बाद अगला जो खबर है वो ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जमैका तथा सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीज की यात्रा। जमैका जो है उसकी राजधानी किंगस्टन है। पीएम वहाँ के, प्रधानमंत्री वहाँ के एंड्रयू होलनेस हैं, गवर्नर सेट पैट्रिक एलन हैं। ये एक कैरिबियाई देश है। इसकी पॉपुलेशन 30 लाख के लगभग में है। अब यहाँ पे कैरिबियाई देश बोला गया तो इसको समझिए कैरिबियाई देश क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने रफली मैप बनाया है। ये वाला जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद इधर वाले जो एरिया ये वाला बचता है, यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ आते हैं वो सब के सब कैरिबियाई कंट्रीज़ कहे जाते हैं। अब क्योंकि जमैका है, जमैका की लोकेशन ये देखिए यहाँ मैंने मार्क कर रखी है, तो ये जमैका की लोकेशन है। अब उसके बाद सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीज, ये एक ही कंट्री का नाम है, सेंट विंसेंट व ग्रेनाडीज। यहाँ की राजधानी जो है वो किंग्सटाउन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ की किंग्सटाउन है और जमैका की किंगस्टन है, दोनों में फ़र्क है। गवर्नर जनरल जो है वे डेम सूसन डॉगन हैं। पीएम यहाँ पे राल्फ ई गॉन्सेल्व्स हैं। टोटल पॉपुलेशन यहाँ की 1.11 लाख है और यहाँ पे ही प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद वो यात्रा पे गए थे। अब यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट आता है वो प्रधानमंत्री जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर गए। तो प्रधानमंत्री मोदी की जर्मनी की 5वीं यात्रा थी। जर्मनी की कैपिटल जो है वो बर्लिन है। चांसलर यहाँ पे ओलाफ सुल्ज है और ये नई बनी है इसलिए इनका नाम याद रखना ज़रूरी है। जून 2022 में जर्मनी जो है वो G7 शिखर सम्मेलन में भागीदार हेतु नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। जून 2022 में ध्यान रखिएगा जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है और वहाँ पे पीएम को इनवाइट किया गया है। उसके बाद डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। यहाँ के पीएम जो है
वो मैट फ्रेडरिक्सन हैं और यहाँ पे सन स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप की समीक्षा हुई, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की समीक्षा हुई, ISA की समीक्षा हुई और महारानी जो यहाँ की है वो मार्गरेट सेकंड है। यहाँ पे 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। अब क्योंकि कोपेनहेगन PM पहुँचे थे और उसी समय जो कोपेनहेगन में नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा था, तो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में नीचे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ फ्रांस जो है, फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रों से भी PM जाके मिले थे, क्योंकि वो फ्रांस की भी यात्रा पे गए थे। अब बात कर लेते हैं आगे की। तो यहाँ पे नॉर्डिक देशों के साथ भारत का सेकंड शिखर वार्ता हुआ। तो नॉर्डिक देशों, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ आती है उसमें 5 कंट्रीज़ आती है। डेनमार्क आता है, नॉर्वे आता है, आइसलैंड आता है, स्वीडन आता है और फिनलैंड आता है। तो इन्हीं के साथ भारत की ये समिट थी। 4 मई को कोपेनहेगन में हुआ। पहली बैठक जो है वो अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम में हुआ था। अब इसमें जो चर्चाएं हुई वो कुछ मुद्दों पे चर्चाएं हुई। यहाँ पे आर्थिक सुधार, जलवायु, यहाँ लग छूट गया, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नवाचार, डिजिटलीकरण और हरित एवं स्वच्छ विकास पर बातचीत हुई है। स्थायी महासागर प्रबंधन, समुद्री क्षेत्र में सहयोग। PM ने नॉर्डिक कंपनियों को सागरमाला परियोजना प्लस ब्लू इकोनॉमी, जल से जुड़ी इकोनॉमी के क्षेत्र में निवेश हेतु आमंत्रित किया है। आर्कटिक क्षेत्र, नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा हुई है। नॉर्डिक देशों को सोवेरेन वेल्थ फंड को भारत निवेश के लिए आमंत्रित किया है। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी यहाँ चर्चा हुई है। इसके बाद की खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा हुई है। तो नेपाल के PM जो है शेर बहादुर देउबा हैं। लुम्बिनी मठ क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया PM मोदी ने और देउबा ने। अब जो ये लुम्बिनी मठ क्षेत्र भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण IBC कर रही है, जिसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ, जो कि नई दिल्ली में है। मतलब कि नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ ही ये जो जिनका इन्होंने शिलान्यास किया है इसका निर्माण कर रही है। यहाँ पे 6 समझौते हुए। 6 समझौते में से 3 समझौते तो लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू विश्वविद्यालय, ये तीनों विश्वविद्यालय में अंबेडकर चेयर और ICCR चेयर की स्थापना को लेकर 3 समझौते हुए। 2 समझौते इस बात से हुए कि काठमांडू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास को में संयुक्त डिग्री कार्यक्रम शुरू होगा। और साथ ही साथ चौथा लास्ट वाला जो एक बचता है वो अरुणा 4 परियोजना को लेकर समझौता हुआ। तो ये 6 परियोजनाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझौते काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अब फिनलैंड व स्वीडन द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन किया गया। तो नाटो जो है वो नाटो का संविधान ये कहता है कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए नाटो के सभी सदस्य का सहमत होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने पर टर्की ने आपत्ति जताई है और टर्की 1952 से ही नाटो का सदस्य है। उसके बाद बोरिस बेकर हैं। बोरिस बेकर जो हैं वो विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, वो भी टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनको 2.5 साल का कारावास हो गया है। अपराध इनका है दिवालियापन से जुड़े अपराध के मामले में ये अंदर गए हैं और यहाँ पे ये जर्मनी के हैं और इन्होंने 3 विंबलडन सहित 6 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब भी जीत चुके हैं। मतलब ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उसके बाद है 2021-22 सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है। फोर्ब्स जो है वो अमेरिकी पत्रिका है। इसमें जो पहले नंबर पे हैं वो लियोनल मेसी को रखा गया है। लियोनल मेसी जो है वो $130 मिलियन प्रति ईयर कमाते हैं, जो कि अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं। 10 खिलाड़ियों को इसमें भी 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें से 4 फुटबॉल के, 4 बास्केटबॉल के, 1 टेनिस के और 1 मुक्केबाजी के। सर्वाधिक खिलाड़ी जो हैं वो अमेरिका के 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। उसके बाद
न्यूज़ देखते हैं। 19वें एशियाई खेल अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। कारण इसका कोविड-19 है। होने वाला था होंगझाऊ चीन में होने वाला था, लेकिन ये अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब आर्थिक परिदृश्य देखते हैं। यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जो है वो मार्च 2022 में 6.95% थी, जो कि अब हो गई है 7.79%, जो कि 8 वर्षों में सर्वाधिक रही है। मतलब मुद्रास्फीति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की बात करें तो 10.74% से अब 15.09% एक साल में हो गया है। अब एक साल में इतना ज़्यादा वृद्धि हुई है, 9 वर्षों में सबसे अधिक इस बार का आंकड़ा है। 2021-22 में देश के जीडीपी में 8.7% रही। एनएसओ की ताज़ी रिपोर्ट, वृद्धि जो है 8.7% रही जीडीपी में, और ये अच्छी बात है। 2020-21 में जीडीपी 6.6% से सिकुड़ा था। 2021-22 में भारत में विदेश प्रत्यक्ष निवेश जो है वो 83.57 अरब डॉलर वाणिज्य मंत्रालय का ये आंकड़ा कहता है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता प्रभावी हो गया है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद छठा जो है वो दिल्ली मेरठ रूट पर संचालन हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट तैयार हो गया है। इसका निर्माण अल्स्टोम द्वारा किया जा रहा है। अल्स्टोम के गुजरात में सावली स्थित संयंत्र में किया जा रहा है। अब पढ़ लेते हैं नियुक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो नियुक्तियों में पहला है, एयर इंडिया के नए CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO पीटर्स एल्बर्स। CBSE के नए चेयरमैन निधि छिब्बर बनी हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस बने हैं। इनका पद चेंज नहीं हुआ है, ये वही पहले से ही बने हुए हैं, अभी इनका बढ़ा दिया गया है टर्म। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी को बनाया गया है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या फिर CBDT के चेयरमैन का अतिरिक्त भार संगीता सिंह को दिया गया। चेयरपर्सन, ध्यान रखिएगा चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन। सत्र 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव बजाज जी को बनाया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। जो पहले न्यायाधीश हैं उनका नाम है सुधांशु धुलिया, दूसरे हैं जमशेद बी पारदीवाला। 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश कुछ बनाए गए हैं, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं अमजद S सईद। राजस्थान के संभाजी शिवाजी शिंदे, और ये जो हैं इनको मुंबई से हटा के यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, पदोन्नति की गई है। रश्मि M छाया जो है वो गुवाहाटी की, तेलंगाना में उज्जवल भुयान, दिल्ली में सतीश चंद्र शर्मा। ये हो गया। अब उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने द्वारा पुनः पद पर बरकरार हैं ये 3 वित्तीय समितियों के अध्यक्ष। 3 हैं लोक लेखा समिति जिसमें 12 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, लेकिन इसके अध्यक्ष अभी भी अधीर रंजन चौधरी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। इनके अध्यक्ष गिरीश बापट फिर से अभी भी बने हुए हैं, बीजेपी के हैं। लोक उपक्रमों पर समिति जो है उसके अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार ही अभी भी बने हैं। RBI के 2 नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, डॉक्टर राजीव रंजन को और डॉक्टर सिति कांता पटनायक जी को। उसके बाद माकपा के महानिदेशक
माकपा के महासचिव सीताराम येचूरी तीसरे कार्यकाल हेतु बना दिया गया है। नेपाल में भारत के नए राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी को बनाया गया है। उसके बाद आता है पुलित्जर पुरस्कार 2022। सबसे पहले तो ये 22 श्रेणियों में दिया जाता है। पत्रकारिता क्षेत्र में भारत के 4 लोगों को मिला है, जिसमें दानिश सिद्दीकी जो है वो तालिबान अफ़गान युद्ध के टाइम पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें उनकी मौत हो गई है, उनको भी मिला है। साथ ही साथ अदनान आबिदी को, सना इरशाद को, अमित दवे को, इन तीनों को मिला है। इसलिए मिला है कि कोविड-19 महामारी की मौतों को इन्होंने सामने लाने के लिए, कि कितनी मौतें हुई है अक्सर छुपाया जा रहा था, उसको इन लोगों ने सामने लाया, इसलिए इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। फिक्शन में द नेतान्याहूस को मिला है जोशुआ कोहेन के। ड्रामा में फैट हैम को मिला है जेम्स इजामेस द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। संगीत में वॉइसलेस मास को मिला है रेवेन चाकिन की है। जन सेवा के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को मिला है। पुरस्कार की राशि 15-15 हज़ार डॉलर होती है और जन सेवा के तहत, अगर जन सेवा में मतलब ये वाले कैटेगरी में जो जीतेगा तो ये तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इनको स्वर्ण पदक भी मिलेगा। उसके बाद आता है भारत में आशा कार्यकर्ताओं। भारत की आशा कार्यकर्ताएँ जो हैं उनको WHO ने एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का नाम है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जो है वो अमेरिका में दिया जाता है। शुरुआत 1973 से हुई है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों के मिश्रित क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में फ्रैंक विल्जेक को मिला है। इन्हें 2004 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब आगे देखते हैं बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गीतांजलि श्री को मिला है। इनका उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। कॉन फिल्म महोत्सव 2022 का पुरस्कार जो है, कॉन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्रांस का एक जगह है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को फ्रांस की लैंग्वेज में पाल्म डी ओर कहा जाता है। ये पुरस्कार जो हुआ है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को मिला है, जिसके निर्देशक हैं रूबेन ओस्टलंड जो कि स्वीडिश हैं। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण निधन देख लीजिए। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान का निधन हो गया है। ये UAE के राष्ट्रपति थे। सुखराम जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। इनका 95 वर्ष पर निधन हो गया है। रेजीन जिलबर्ग जो हैं वो बेल्जियम की गायिका हैं। इनका भी निधन हो गया। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक थे। 84 वर्ष में निधन हो गया। कृष्ण कुमार कुन्नस जो हैं प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे। इनका भी निधन हो गया। बुक्स की बात कर लेते हैं। मोदी @20, ड्रीम्स मिड डिलीवरी, सुधा मूर्ति नंदन, नीलेकणी व अन्य, ये तीनों ने मिलकर ये वाली बुक लिखी है। ये इम्पॉर्टेंट है बुक। उसके बाद है लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की है। ड्रीम टाउन डेविड बाल्डाकी की है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक बिल गेट्स की है। द मैजिशियंस ऑफ मजदा अश्विनी सांधी की है। रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी गुंडप्पा विश्वनाथ की है। और द इंडिया वे स्ट्रेटजीज़ फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है ये है S जयशंकर जी की। तो ये वाला भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं शेरपा कामी रीता का रिकॉर्ड 26वीं बार एवरेस्ट आरोहण। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है और ये 26वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई हैं, पुरुष बन गए हैं। महिलाओं के सर्वाधिक 10 बार एवरेस्ट आरोहण का नेपाल की लहाक्पा शेरपा का रिकॉर्ड। तो लहाक्पा शेरपा महिला हैं जो 10 बार चढ़ी हैं और रीता शेरपा जो हैं वो 26 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय दंपति जो हैं वो डॉक्टर हेमंत ललित चंद्र देउबा हैं और इनकी पत्नी डॉक्टर सुब्रही बेन हैं। ये सर्जरी के प्रोफेसर हैं, सर्जरी में ये प्रोफेसर हैं। अब खेल की तरफ बढ़ते हैं।
इटालियन ओपन। इटालियन ओपन में पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। और किसको हराकर? तो स्टेफानोस सितासियास, ग्रीस की स्टेफानोस सितासियास को हराकर जीता है। ये जो हैं वो सर्बिया के हैं। महिला का ईगा स्वायतेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की है। इन्होंने ऑन्स जेबियोर को हरा के जीता है। ऑन्स जेबियोर जो हैं उनको हराकर जीता है। और ऑन्स जेबियोर जो हैं वो ट्यूनीशिया की हैं। ऑन्स जेबियोर जो हैं वो ट्यूनीशिया की हैं। देखिए युगल का खिताब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पुरुष युगल का खिताब जो है वो निकोल मैक्टिक क्रोएशिया की जीती हैं। और साथ ही साथ मेट पाविक, दोनों ही क्रोएशिया के हैं। ये लोग मिल के इन लोगों ने हराया है युगल अमेरिका के जॉन इस्नर को और इएगो स्वाटजमैन को अर्जेंटीना के। तो इस तरह से इन्होंने जीता है। अब इटालियन ओपन में महिला युगल का खिताब अगर देखें तो वेरोनिका कुदेरमेतोवा व अनास्तासिया पेब्ल्यूचेनकोवा रूस की जोड़ी है, जिन्होंने गैब्रिएला डाब्रोवस्की कनाडा की व गुलियाना अल्मोस मैक्सिको की, इनको हराकर इन लोगों ने खिताब जीता है। साथ ही साथ ये वाला हो गया। अब मैड्रिड ओपन की अगर बात करें तो यहाँ पे विजेता जो हैं वो कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, जो कि मात्र 19 वर्ष के हैं। इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल को हराकर ये खिताब जीता है। इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को फाइनल में हराया है, जो कि जर्मनी से संबंध रखते थे। महिला में ओन्स जेवियोर यहाँ पे जीती हैं, जो कि ट्यूनीशिया की हैं। इन्होंने जेसिका पेगुला को हराया है, जो कि अमेरिका के थे। युगल में पुरुष का खिताब वेस्ली कुलहाफ नीदरलैंड के और नील स्कूप्सकी ब्रिटेन के जीते हैं। महिला में गैब्रिएला डोब्रोस्की कनाडा की जीती हैं और साथ ही साथ गुलियाना ऑलमोस मैक्सिको की। तो ये ग्रैंड स्लैम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। इसका मैं PDF अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा। उसके बाद डेली का डेली एक ही चीज़ रिपीट करिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप PV सिंधु को कांस्य पदक मिला है। 15 बार विजेता चीन को दक्षिण कोरिया ने दूसरी बार उबेर कप में हरा दिया है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। इस बार दक्षिण अफ्रीका जीता है, ज़्यादातर चाइना इसको जीतता रहा है। 14 बार चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर भारत पहली बार थॉमस कप का विजेता बना है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी जो है वो 75वीं थी। पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप फुटबॉल में विजेता इस बार केरल रहा है। संतोष ट्रॉफी का उप विजेता पश्चिम बंगाल रहा है। पुरुषों का हॉकी एशिया कप 11वां था। आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया में होने वाला हुआ था। इसमें भारत ने 3 पदक जीता, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य। चौथे स्थान पे था भारत। पहले स्थान पे टर्की रहा 7 पदकों के साथ। महिलाओं की हॉकी टीम की अगर बात करें, महिलाओं की हॉकी टीम हॉकी की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन भोपाल में हुआ। विजेता उड़ीसा रहा। इसने कर्नाटका को हराकर जीता है। पुरुषों की हॉकी की जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 12वां था। आयोजन इसका तमिलनाडु में। विजेता यूपी हुआ, उपविजेता चंडीगढ़ हुआ। मतलब चंडीगढ़ को हरा के यूपी ने जीत लिया है। फार्मूला 1 रेस में 3 रेस हुए हैं, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है वो बर्सिलोना में हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों जो है मियामी ओपन, स्पेनिश ओपन के विजेता मैक्स वर्स्टेपन है, वर्स्टेपन है, जो कि रेडबुल टीम से संबंधित हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के पेरेज हैं, जो कि रेडबुल से संबंधित है, विजेता बने हैं। उसके बाद पैरा कैनोइंग विश्व कप में प्राची यादव ने भारत को दिलाया पहला पदक। पैरा कैनोइंग में प्राची यादव ने पहला पदक दिलाया है।
गोल्फ़ में 2 चैम्पियनशिप होती है। एक तो ऑगस्टा मास्टर्स 2022 जो जॉर्जिया में हुआ, विजेता इसके जो हुए ऑगस्टा जो है वो जॉर्जिया में है, और इसके विजेता जो हैं स्टॉक सेफलर हैं जो कि अमेरिका के हैं। पीजीए चैम्पियनशिप 2022 में आयोजन जो है वो ओक्लाहामा जो कि अमेरिका में है आयोजन हुआ। विजेता इसके जस्टिन थॉमस अमेरिका के हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी चीज़ें।